चलिए बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका फिक्सेशन ऑफ लेवल। ठीक है, कि हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि किस लेवल पर हम अपने स्टोर को मेंटेन करें, कब ऑर्डर दें, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें। ठीक है, इस सबका पर्पस क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड चले। तो सबसे पहली बात करते हैं हम रीऑर्डर लेवल की। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि व्हेन टू ऑर्डर, हम कब ऑर्डर दें। मतलब स्टोर में अभी आपके पास कितने यूनिट होंगे, है वो स्टोर से मटेरियल आप प्रोडक्शन को भेजोगे। देखो एक बात और ध्यान रखना हमेशा ना, अगर हम बात समझें ऐसे, तो हमेशा क्या होता है कि एक होता है आपके पास स्टोर, ठीक है, और एक होता है आपके पास प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट, और एक होता है वेंडर, जिससे हम मटेरियल परचेज करते हैं। ठीक बात है भाई। तो वेंडर जो होता है सप्लायर, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है स्टोर में। स्टोर रॉ मटेरियल को लेकर, स्टोर वाले रॉ मटेरियल को लेकर, है ना, किसको भेजते हैं धीरे धीरे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये परचेज करते हैं, मतलब रिसिप्ट करते हैं, एक तरीके से वेंडर से रिसिप्ट करते हैं, और फिर उसको ग्रेजुअली इशू करते हैं, किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और ये रॉ मटेरियल मशीन में इंसर्ट करते हैं ताकि प्रोडक्ट बने। तो अब हमारा पर्पस क्या है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। हमारा पर्पस क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल। क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक बेसिकली नहीं होगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो सबसे पहली बात हमारे पास ये आती है कि रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, इसका मतलब क्या हुआ, हम कब ऑर्डर दें। नहीं भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हम कब जागे, सप्लायर को फोन करें, सप्लायर को मेल भेजे, सप्लायर को ये बोले कि भैया मटेरियल दे दे, कब, व्हेन, है ना, व्हेन टू ऑर्डर, व्हेन टू प्लेस द ऑर्डर, व्हेन टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ रॉ मटेरियल टू सप्लायर। सप्लायर को बोले कि भैया अब मेरे पास मटेरियल खत्म होने वाला है, अब मुझे मटेरियल की आवश्यकता है, तो मुझे भेज दो, कब। ठीक है, तो देखिए इसको जानने के लिए हमें क्या समझना होगा कि हम ये कहते हैं हमारे पास ना स्टोर है, जैसे हमारे पास एक स्टोर है, हम ये कहते हैं ये मेरे पास एक स्टोर है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया स्टोर। अब स्टोर में मेरे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ यूनिट तो होंगे ही। नहीं, मान लो मेरे पास स्टोर में ऑलरेडी, मान लो मेरे पास स्टोर में ऑलरेडी 1000 यूनिट है, मान लो मेरे पास स्टोर में ऑलरेडी 1000 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब मैं स्टोर से मटेरियल कहां भेज रहा हूं, धीरे धीरे प्रोडक्शन में। ये एट प्रेजेंट मेरे पास है, ये मेरे पास मान लेते हैं एट प्रेजेंट है। तो मैं मटेरियल स्टोर से कहां भेज रहा हूं, प्रोडक्शन वालों को, जैसे जैसे मांग रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं जैसे जैसे भेजते चले जाएंगे कम होते चले जाएंगे। नहीं? तो ऑब्वियसली बात है कि आप जीरो जब आ जाओगे तो क्या तब ऑर्डर दोगे। अगर मैं जीरो पर ऑर्डर दूंगा कि जब ये खत्म हो जाएगा तब ऑर्डर दूंगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। क्योंकि ये तो है नहीं कि आप ऑर्डर दोगे और सप्लायर आपके गेट पर खड़ा हुआ होगा, वो कहेगा भाई साहब ऑर्डर देने के बाद मटेरियल आने में टाइम लगता है। भाई आप अपनी गाड़ी में तेल कब डलवाते हो, ये तो नहीं कि जब अपनी गाड़ी में आपके पास कार होगी, स्कूटर हो, है ना, स्कूटी हो, तो उसमें ये तो नहीं कि पेट्रोल आप तब डलवाओगे जब खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब खत्म हो जाएगा तो वहां से लेकर पेट्रोल पंप तक आपको धक्का ले जाना, मार के ले जानी पड़ेगी अपनी गाड़ी, तो वो तो कोई समझदारी नहीं है, आपका काम रुक जाएंगे इमरजेंसी के जा रहे होगे तो हम ये चाहते हैं कि कितना लेवल रहे, यानी किस लेवल पर मैं पेट्रोल भरवाने के लिए तैयार हो जाऊं, ताकि मेरा प्रोडक्शन ना रुके, ताकि मेरा प्रोडक्शन ना रुके, ताकि मेरी गाड़ी बंद ना हो। नहीं भाई, तो वो कैसे गणना करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं उसके लिए एक तीन चीज आपको समझनी है बेसिक। क्या क्या, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी होगी।
ठीक है। एक होता है लीड पीरियड। लीड पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब मैं ऑर्डर दूं तो सप्लायर कितना टाइम लेगा सप्लाई करने में, ठीक है। और ये होती है यूसेज, कंजम्पशन, यानी हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। लीड पीरियड का मतलब क्या होता है कि सप्लायर विल टेक द टाइम टू सप्लाई द मटेरियल। लीड पीरियड का मतलब क्या होता है कि सप्लायर, लीड पीरियड का मतलब होता है कि हाउ मच टाइम सप्लायर विल टेक, सप्लायर विल टेक टाइम टू सप्लाई द मटेरियल। नहीं, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, नहीं भाई। तो ये कहलाता है हमारा लीड पीरियड कि सप्लायर कहेगा भैया जब भी आप ऑर्डर दोगे 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, ठीक है। यूसेज का मतलब क्या होता है कंजम्पशन, यूसेज का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये हम क्या कहते हैं, ये 3 टाइप से होती है बेसिकली। क्या क्या कि सर कई बार क्या होता है मैक्सिमम, कई बार मतलब क्या होता है कि वर्स्ट पीरियड में, मतलब जब बहुत तगड़ा सीजन होता है तो हर सप्लायर बिजी होता है, नहीं उसको फोन करते हो भाई साहब दे जाओ, हाँ जी दे जाऊंगा दे जाऊंगा, तो वो ज्यादा टाइम ले जाता है। नहीं, तो जब ज्यादा सीजन होता है बेसिकली तो सप्लायर भी ज्यादा टाइम लेता है, नहीं तो सप्लायर मैक्सिमम टाइम लेता है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर, नॉर्मल कह सकता हूं सीजन की वजह से, ठीक है। हमारी मशीनें कई बार पुरानी हो जाती हैं, मतलब सप्लायर विल टेक द मैक्सिमम टाइम टू सप्लाई द मटेरियल ड्यू टू डिफरेंट रीजन, इट मे बी सीजन, ठीक है। बट कई बार हमारी मशीनें भी ज्यादा मटेरियल कंज्यूम कर जाती हैं, क्यों, वो पुरानी हो जाती हैं ड्यू टू ओल्ड मशीन्स। इसका रीजन ये है भाई हमारा स्कूटर, हमारी गाड़ी कई बार क्या होता है कि ज्यादा पेट्रोल खाती है, क्यों, पुरानी होगी, हमने मशीन, हमने उस कार की मेंटेनेंस नहीं करवाई टाइम से, है ना। तो मशीनों की मेंटेनेंस कई बार हम नहीं कराते टाइम से, तो वो मशीनें ज्यादा मटेरियल कंज्यूम करती हैं, ठीक है। ये मान कहना चाह रहे हैं। अच्छा, कई बार मिनिमम भी होता है कि सर कम से कम, यानी ऑफ सीजन में खाली बैठे होते हैं वो, भाई साहब बस हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कब ऑर्डर दो, फटाफट फटाफट बना के दे देंगे। नहीं भाई, हमारी मशीनें भी कई बार कम से कम मेटेरियल कंज्यूम करते हैं, कब, नॉर्मल, कई रीजन हो सकते हैं, नॉर्मल, न्यू, जब मेरी नई मशीन और मैं मशीनों को अपडेट रखूं, मतलब मैं पूरा ध्यान रखूं कि भैया हर 6 महीने बाद इनकी मेंटेनेंस करवाओ, जरा भी खराबी हो तुरंत ठीक करवा लो, है ना। तो मशीनें कम कंज्यूम करती हैं, बहुत कम, ठीक है। एक होता है नॉर्मल, कि नॉर्मल सीजन अगर हो, ठीक है, नॉर्मल सीजन अगर हो, ना पीक ना ऑफ, राइट भाई, तब वो नॉर्मल पीरियड कितना लेगा, नॉर्मल मशीन कितना कंज्यूम करेगी। तो ये 3 चीज आपको समझनी है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मान के चलूं कि मिनिमम टाइम, मान लो सप्लायर कहता है मैं 2 दिन लूंगा जी, कम से कम मुझे 2 दिन तो चाहिए, खाली बैठा हूं फिर भी 2 दिन तो चाहिए, ठीक है। सॉरी, सप्लायर कह रहा है कि मैं 2 दिन तो सप्लाई करने में लूंगा ही लूंगा, खाली बैठा हूं पर फिर भी टाइम तो लगेगा, आप ऑर्डर दोगे आज, बनाऊंगा, नहीं फिर पैक करूंगा, फिर आपको डिलीवरी दूंगा, तो 2 दिन तो लगेंगे लगेंगे कम से कम, ठीक है। सीजन में ज्यादा से ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा भी करें अगर हम मैक्सिमम, ठीक है, तो 4 दिन लगेंगे आप ये मान के चलो, राइट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं 3 दिन, इनका एवरेज भी यहाँ दिया हो, नॉर्मली मतलब एक नॉर्मल पीरियड आप समझ के चलो कि 3 दिन में तो आपका ऑन एन एवरेज हर बार आ ही जाता है, राइट। हमारी मशीनें कितना कंज्यूम करती हैं, राइट भाई, वो देखते हैं हम, ठीक है। मिनिमम जब नई मशीन हो तो 5 यूनिट कंज्यूम करती है डेली, मतलब डेली हमारे मशीनें 5 यूनिट कंज्यूम करती हैं, क्योंकि नई मशीनें होती हैं, जब खराब हो जाती हैं तो अब सर यही 15 की क्वांटिटी आ जाती है। नॉर्मली तो अगर हम बात करें तो 10 यूनिट कंज्यूम करती करती है डेली। तो ये 3 चीज आपको समझनी है, आगे बात समझ में, ठीक है।
अब क्या कहना चाहते हैं, ये बातें समझ में आ गई। चलो अब हम ये कह रहे हैं यहां पर देखें अगर कि मेरे पास स्टोर में, ये मेरे पास स्टोर है, स्टोर से मैं रॉ मटेरियल कहां भेजता हूं, प्रोडक्शन में। तो अभी मेरे पास अगर मान लो 1000 यूनिट है ना, और मैं यहां से प्रोडक्शन को भेज रहा हूं, तो 10 भेजे 990 हो गए, फिर 20, फिर 50, तो कितने 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 हो जाएं, कब मैं ऑर्डर दूं। जीरो पर तो ऑर्डर नहीं देना चाहोगे ना, जीरो पर ऑर्डर दोगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, मार्केट में डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे, कस्टमर भाग जाएंगे, इनके पास तो आए दिन कभी माल ही नहीं होता है ना। तो नहीं, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल आपके लिए जरूरी है ताकि मार्केट में बने रहो। तो आप एक ऐसा लेवल फिक्स करना चाहोगे नहीं, ताकि आप सेफ रहो। आप सोचोगे यार अगर मैं इस लेवल पर ऑर्डर दूं, हम क्या बात कर रहे हैं, रीऑर्डर लेवल, यानी किस लेवल पर ऑर्डर दें, किस लेवल पर ऑर्डर दें, कितना वो मैंने कर लिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना ऑर्डर दूं वो मैंने कर लिया, ठीक है। कब ऑर्डर दे, व्हेन, भी मैं गाड़ी में पेट्रोल कितना डलवाऊं वो मैंने देख लिया, कब डलवाऊं, ठीक है, इसका मतलब है कब डलवाऊं, कब ऑर्डर दें। ओके, तो मैं ये सोचूंगा कि यार आज अगर मैं ऑर्डर देता हूं, आज अगर मैं ऑर्डर देता हूं तो सप्लायर वर्स्ट से वर्स्ट, मतलब बुरा से बुरा क्या होगा, 4 दिन में सप्लाई करेगा, इससे ज्यादा तो नहीं। मेरी मशीनें भी ज्यादा से ज्यादा 15 यूनिट कंज्यूम करेंगी, इससे ज्यादा तो नहीं। नहीं भी भाई, आप कब गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे, आप सोचोगे यार कहीं पर भी मैं खड़ा हो जाऊं तो वहां से पेट्रोल पंप देखूंगा कितनी दूर है ना, वहां से पेट्रोल पंप कितनी दूर है। आप पूरे एरिया का नेविगेशन पे देख लोगे यार, कहीं पर भी मेरी गाड़ी में पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो इस यहां से तो जल्दी, जरूर तो नहीं यहीं खत्म हो, मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं कि जहां से पेट्रोल पंप ज्यादा से ज्यादा दूर हो, इससे ज्यादा तो खराब कंडीशन नहीं होगी ना, है भी। तो वो मैंने देख लिया 4 दिन यानी 4 किलोमीटर। और ये सोचूं कि यार मेरे कार जो है पुरानी चलो हो जाए और उस समय ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करे तो भी इतना, नहीं भी। तो इसका मतलब इतना मेरे हाथ में होना चाहिए, समझ रहे बात को। इसका मतलब अगर सप्लायर भी 4 दिन लेगा सप्लाई करने में और मेरी मशीनें भी 15 यूनिट डेली खाएंगी, नहीं भी। तो अगर मेरे पास 60 यूनिट गोदाम में हो, अगर मेरे पास 60 यूनिट गोदाम में हो और मैं ऑर्डर दे दूं, नहीं, अगर मैं 60 यूनिट मेरे पास गोदाम में हो तब मैं ऑर्डर दे दूं, तो उससे क्या होगा, जिस दिन मैं ऑर्डर दूंगा, है ना, और जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तब तक का मटेरियल मेरे पास इतना होगा कि मैं प्रोडक्शन को भेजकर अपना काम चला लूंगा, मेरा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। बात समझ में आ गई। ये हम ले रहे हैं एक्सट्रीम केस में, तो ये हमने एक कैलकुलेशन कर ली। ओके, तो क्या बना फॉर्मूला इसका, नहीं, व्हेन टू ऑर्डर, मैं ऑर्डर कब दूंगा, मैं ऑर्डर तब दूंगा, मैं ऑर्डर तब दूंगा ताकि गोदाम में इतना मटेरियल हो, गोदाम में हमेशा इतना मटेरियल हो ताकि सप्लायर अगर मटेरियल मुझे मैक्सिमम टाइम में भी सप्लाई करे और मेरी मशीनें भी ज्यादा कंज्यूम करें तो भी मेरा प्रोडक्शन ना रुके, राइट भी। तो हम कब देंगे, वी शुड प्लेस द ऑर्डर, वी शुड प्लेस द ऑर्डर, हम ऑर्डर देंगे, ठीक है, व्हेन, हम ऑर्डर देंगे कब, व्हेन वी एश्योर, जब हमें ये एश्योर हो जाए कि, हाँ जी, सप्लायर we have sufficient, we have sufficient inventory, हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है, ठीक है, इन स्टोर, राइट भाई, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट भाई। हम मान के चलेंगे सप्लायर भी ज्यादा टाइम लेगा, सप्लायर विल टेक मैक्सिमम टाइम, ठीक है, और
consumption is also higher. Just to avoid any mishappening, any interruption, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए गोदाम में, ताकि सप्लायर जब ऑर्डर दे, ठीक है, तो उतना मेरे पास सफिशिएंट हो, यानी मैक्सिमम लीड पीरियड, ठीक है, इसको बोलते हैं रीऑर्डर पीरियड, ओके, बाय सप्लायर, और मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है भाई। तो हम मान के चलते हैं एग्जांपल के हिसाब से कि सप्लायर 4 दिन लेगा, सप्लायर विल टेक 4 डेज, है ना, सप्लायर 4 दिन लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। तो 4 दिन की कंजम्पशन मेरे पास होनी चाहिए, और मेरी मशीन भी ज्यादा कंज्यूम करेंगी, 15 यूनिट पर डे। तो इसका मतलब जब 60 यूनिट मेरे पास हो गोदाउन में, नहीं, जब मेरे पास 60 यूनिट गोदाउन में हो, ठीक है, जब मेरे पास 60 यूनिट स्टोर में हो, ठीक है, तब हम ऑर्डर दें, ठीक है, तो सेफ हैं। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये बना मेरा फॉर्मूला, दैट इज क्लियर है बेटा। चलिए एक बार इसको फटाफट नोट कर लो, क्विक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या हुआ भाई, अब आप ये बैक ऑफ द माइंड रखना चाहोगे ना, कि मैं मतलब इतना तेल दिमाग में रखोगे कि इतने पैसे रखूं, नहीं कि कितना तेल डलवाऊं कि ओवर ना हो जाए। भाई आप पेट्रोल पंप पर कितना तेल डलवाओगे गाड़ी में, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि भैया वो बाहर निकले। तो स्टोर में आप हमेशा एक लेवल फिक्स करके चलोगे कि कभी भी आपके पास इतना मटेरियल ना आ जाए, स्टोर में कभी भी ये कंट्रोल लेके चलोगे कि यार इतना मटेरियल ना आ जाए कि आपको एक और स्पेस किराए पे लेना पड़ जाए। बहुत ध्यान से सुना भाई, मेरे पास मान लो स्टोर में, ठीक है, 5 कमरे हैं, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है मेरे पास। तो अब मैं ये देखूंगा ना कि मैंने ऑर्डर दिया है, तो सप्लायर तो ऑर्डर ले भेज देगा मुझे, पर मेरे पास रखने की जगह नहीं होगी, तो मटेरियल बाहर रोड पे तो नहीं रखोगे, पार्क में तो नहीं रखोगे, है ना, खराब हो जाएगा। तो भाई पहले से सोच के चलते ना कि आपको इतना ऑर्डर देना है, समझ के बात भाई। तो जितना आपके पास स्पेस हो उतना ही मटेरियल होना चाहिए, यानी मटेरियल लाइंग इन गोडाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू स्पेस, समझ के बात भाई। इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट हो कि मटेरियल ओवर स्टॉकिंग ना हो, राइट भाई, यानी ऑर्डर, ठीक है, ऐसे हो कि हमारे पास स्पेस कम ना पड़े, नहीं, स्पेस शुड बी सफिशिएंट, ओवर स्टॉकिंग ना हो, टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। तो पहले से योजना बना के चलोगे ना, नहीं भाई, कि आपने घर में आटा है, मैदा है, सूजी है, दालें हैं, तो इतना आटा मंगाओगे कि आपके पास जो बर्तन है वो सफिशिएंट हो। अब आटा आ गया, किचन में रखने की जगह नहीं है, तो ड्राइंग रूम में तो नहीं रखोगे ना फिर उसको, वो वाली बात।
तो कितने लेवल पर हमेशा रखा रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से देखो इसको। हमने कहा था कि आप 60 पर, जैसे एग्जांपल में कहा था कि 60 यूनिट पर आप दोबारा ऑर्डर दे रहे हो, है ना। हमने क्या निकाला था अभी एग्जांपल में कि भाई जब आपके पास 60 यूनिट हो तो आप दोबारा ऑर्डर दे दो फॉर एग्जांपल, नहीं भाई, यानी इस लेवल पर दोबारा ऑर्डर दोगे, इस लेवल पर सप्लायर को बोलोगे ऑर्डर दे जा। ठीक है, ये रीऑर्डर लेवल है, ये आपका रीऑर्डर लेवल है, ये आपका रीऑर्डर लेवल है। तो आप कितने यूनिट का ऑर्डर दोगे, कितने यूनिट का ऑर्डर दोगे, वो ईओक्यू, उसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। आपने सपोज मान लो 200 यूनिट का ऑर्डर दिया एक बार में, है ना। ठीक है, तो आपके पास 260 हो जाएंगे, आपके पास 260 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अभी 60 पर ऑर्डर दे रहे हो, 60 पर ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, कितना 200, तो सप्लायर विल सप्लाई 200 यूनिट। तो क्या आप सोचोगे क्या आपके पास 260 के रखने की जगह है? अरे सर जी कैसी बातें कर रहे हो, रुको ना। जब आप ऑर्डर दोगे तो क्या सप्लायर आपके गेट पे खड़ा हुआ होगा? नहीं, वो भी तो टाइम लेगा। नहीं, अब मुझे मैक्सिमम निकालना है, मुझे मैक्सिमम लेवल निकालना है, नहीं तो मैं मिनिमम, मैं सोचूंगा सप्लायर, मैं सोचूंगा सप्लायर भी अगर बहुत जल्दी सप्लाई कर दे और मेरी मशीनें भी कम से कम मटेरियल कंज्यूम करें, नहीं भाई, मेरी मशीनें भी कम से कम, मतलब सब इफेक्टिव हो, कि यार मेरी मशीनें भी बड़ी नहीं हो, ठीक है, और सप्लायर भी चुस्त दुरुस्त हो, तभी तो मैक्सिमम लेवल निकलेगा। तो सप्लायर मान लो सप्लाई करने में देरी ना करे, ठीक है, और वो भाई 2 दिन में सप्लाई कर दे और मेरी मशीनें भी 5 यूनिट कंज्यूम करें सपोज, नहीं भाई, तो सप्लायर 2 दिन में सप्लाई कर देगा और मेरी मशीनें 5 यूनिट कंज्यूम करेंगी। नहीं, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब 60 यूनिट पर 200 का ऑर्डर दोगे तो आपके पास 260 हो जाएंगे, आपके पास 260 हो जाएंगे। पर जब ऑर्डर आएगा, ठीक है, तब तक आप इतना खा चुके होगे, नहीं भाई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर जी कभी भी ना 250 तक की कैपेसिटी रखो। इसका मतलब अगर आपके पास 250 से ज्यादा ऑर्डर आ गया मटेरियल का तो रखोगे कहां पर? आगे बात समझे। तो क्या बना फॉर्मूला, 60 यूनिट क्या बनाया, रीऑर्डर लेवल, 60 कहलाया मेरा रीऑर्डर लेवल। जिस समय मैं दोबारा ऑर्डर दूंगा, जितना ऑर्डर दोगे रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ये मेरा लेवल, ये मेरा एक फिक्स, ये मेरा स्टोर में मटेरियल आ जाएगा। पर जब ये आएगा, जब ये आएगा तब तक मैं कंज्यूम कर चुका हूंगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम माइनस करूंगा, यानी मिनिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, और सप्लायर भी मिनिमम टाइम लेगा, मिनिमम लीड पीरियड। मतलब क्यों मिनिमम ले रहे हैं, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि जब मैक्सिमम निकालेंगे तो मिनिमम माइनस करेंगे तभी तो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। यानी 60 यूनिट पर अगर मैं ऑर्डर दूं, सपोज 200 यूनिट का ऑर्डर दूं, तो मेरे पास 260 हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास 2000 स्पेस हो, सर नहीं नहीं नहीं, जब आप 60 पर ऑर्डर दोगे और वो 200 ऑर्डर सप्लाई करेगा, जिस दिन वो ऑर्डर देगा, नहीं तब तक आप कुछ कंज्यूम कर चुके होगे। तो मान के चलते हैं कि सप्लायर भी 2 दिन से पहले तो देगा नहीं, है ना, और मेरी भी मशीनें कम से कम 5 यूनिट कंज्यूम करेंगी। इसका मतलब इतना मैक्सिमम लेवल है, यानी हम अपने पास स्पेस 250 तक का रख रहे हैं, यानी जो स्पेस है वो इतने तक का होना चाहिए। सोचो अगर मैं ये नहीं करता और ऐसे ही रैंडमली ले लेता 260, तो मुझे एक स्पेस और किराए पे लेना पड़ता, या फिर मटेरियल में वापस करता, या कहीं और आउटसोर्स करता, तो बेफालतू में पैसे लगते, वो मतलब है। आगे बात समझ में। तो मैक्सिमम लेवल का मतलब इतना लेवल फैक्ट्री में होना चाहिए ताकि स्पेस का अरेंजमेंट हो, स्पेस हमारा सफिशिएंट हो, ताकि मटेरियल हमारा ओवर स्टॉकिंग ना हो। बोलो क्लियर हो गया बेटा? चलिए इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से।
हाँ जी, अब तीसरा आता है एक मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? मिनिमम लेवल का मतलब हम ये कह रहे हैं, देखो ध्यान से एक मिनट, ये सारी ना इन्वेंट्री कंट्रोल का पर्पज है कि भी गलती से भी इन्वेंट्री की वजह से परेशानी ना हो, ठीक है, कि भी घर में आटा मैदा, घर में राशन होता है तो ऐसा ना हो भाई, अगर मतलब मदर हमारी मैनेज करती है ना, वो इस उनके सब ये दिमाग में होता है, वही हम स्टोर में पढ़ रहे हैं। ये हमने कहा देखो 60 यूनिट पर हम दोबारा ऑर्डर देने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है भाई, अभी मेरे पास 1000 यूनिट है, ठीक है, जब कम करते 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 60 आ जाएंगे तो दोबारा ऑर्डर दे देंगे। अभी 60 कैसे आए थे? हमने हमने ये सोचा था कि यार सप्लायर भी मैक्सिमम टाइम लेगा, ये सारा ये क्या था, सप्लायर भी मैक्सिमम टाइम लेगा, है ना, मैक्सिमम लीड पीरियड, और मेरी मशीनें भी मैक्सिमम कंज्यूम करेंगी, नहीं, तो वो मैंने निकाला था 60। और अब सोचो जरा यार कि ऐसा कितनी बार होगा कि सप्लायर भी मैक्सिमम टाइम लेगा और मेरी मशीनें भी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगी, ये तो वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन होगी ना, नहीं समझे बात को भाई? आप ये समझो कि 10 में से कितनी बार ऐसा होगा कि सप्लायर भी मैक्सिमम टाइम लेगा, मेरी मशीनें भी मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करेगी? एक या दो बार, प्रैक्टिकली मैं बात करूं, है ना, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब 10 में से एक या दो बार होगा जब मैक्सिमम कंजम्पशन होगी, और 10 में से एक या दो बार होगा कि मिनिमम होगा, यानी नॉर्मल ज्यादा बार होगा ना, यानी नॉर्मल आपका ज्यादा टाइम होगा, इसका ना नॉर्मल हमारा ज्यादा बार होगा, ठीक है, 10 में से एक या दो बार मैक्सिमम या मिनिमम होगा, नॉर्मली ज्यादा बार होगा, तो हम ये सोचते हैं इसको हम थोड़ा और मार्जिन ले लें, रीऑर्डर लेवल पर ठीक है दोबारा ऑर्डर दे दो, पर हम ये ऐसा चाहते हैं कि फैक्ट्री में इससे कम लेवल नहीं होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल बी रेडी टू प्लेस द ऑर्डर, पर फिर भी आप एक तरह से मान के चलो कि कोई बात नहीं 60 ना हो तो कम से कम इस लेवल पर तो हमेशा रहना चाहिए, यानी वो कहलाता है मिनिमम लेवल, यानी लास्ट लेवल, कि इससे नीचे कभी ना जाए, इससे नीचे कभी ना जाए, तो मिनिमम लेवल का मतलब हो गया कि वो लेवल जिसके नीचे कभी भी ना जाए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? रीऑर्डर लेवल एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी भाई, एक बात और सुनो ना आप, कि मिनिमम लेवल टेक्निकली कितना होना चाहिए भाई? कभी भी हम कहते हैं कि भाई आप एक बुक्स खरीदने गए तो शॉपकीपर के पास कहे कि भाई ये मुझे वाली कॉस्ट मैनेजमेंट की बुक दे दो, तो सप्लायर ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा? नहीं है, टेक्निकली जीरो होगा ना भाई, माइनस तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मिनिमम लेवल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, पहली बात तो ये होगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जीरो होगा, नहीं, बट जीरो के टाइम पर परेशानी होगी भाई। अब मैं अपना एग्जांपल दूं कि भाई आप कभी भी कहीं जाते हो तो आपके पास पैसे जेब में कितने हों? एक्सट्रीम केस में नहीं होंगे, माइनस में तो नहीं होंगे ना, नहीं कि भाई आपको किसी से उधार लेने पड़ेंगे रास्ते में, तो नहीं ना, तो मैक्सिमम तो जीरो होंगे, मतलब कम से कम बात करें तो जीरो। बट आप ये चाहोगे कि यार कहीं भी जाएं तो कम से कम कुछ पैसे जेब में डाल के चलें ताकि इमरजेंसी में ये काम आ जाए, तो मिनिमम आप कितना रखोगे अपना कैश का लेवल, समझ रहे हो? तो वही बात कर रहे हैं हम, तो रीऑर्डर लेवल यानी जिस पर हम दोबारा ऑर्डर दें, तो इसमें मैक्सिमम आप माइनस मत करो, नहीं, क्या माइनस करो? नॉर्मल, क्या माइनस करो? नॉर्मल कंजम्पशन, क्या माइनस करो? नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल लीड पीरियड, ठीक है भाई, क्योंकि नॉर्मल ज्यादा बार अकर होगा, तो अगर मैं रीऑर्डर लेवल में से एक नॉर्मली माइनस कर दूं कि इस समय मैं ऑर्डर दूंगा और सप्लायर इतना टाइम लेगा जब सप्लाई करेगा, तो फैक्ट्री में इतना लेवल हमेशा होना चाहिए,
भाई 60 का रीऑर्डर लेवल आ गया आपका। नॉर्मल कंजम्पशन कितनी आई मेरी? नॉर्मल कंजम्पशन एग्जाम्पल में देखें तो 3 दिन वो लेगा 10 के हिसाब से, 3 दिन वो लेगा, 3 दिन वो लेगा, 10 यूनिट मेरी डेली कंज्यूम होंगी। नहीं भाई, तो इसका मतलब कम से कम मेरा 30 यूनिट का लेवल होना चाहिए। इसका मतलब है इतने यूनिट हमेशा एटलीस्ट गोदाम में ऑलवेज रहने चाहिए। रीऑर्डर लेवल मींस बी रेडी टू प्लेस द ऑर्डर, और इसका मतलब है कि एटलीस्ट नहीं, कम से कम, ठीक है, दिस वन शुड बी रिमेन ऑलवेज इन स्टोर। ओके, इसको हम सेफ्टी स्टॉक भी कह सकते हैं। चलिए एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, क्विक। आगे है एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब होता है ऑन एन एवरेज हमारे पास कितना स्टॉक रहता है एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मिनिमम बिल्कुल सिंपल है, मिनिमम स्टॉक कम से कम स्टॉक रखोगे, है ना, प्लस मैक्सिमम स्टॉक, नहीं भाई, डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है भाई, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है, राइट, ऑलवेज, तो ये नॉर्मल हमेशा रहता है। ठीक है, एक और दूसरा अप्रोच है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। नहीं भाई, मतलब हम, ये दूसरी अप्रोच है, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या ये दोनों भी, पर दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। दो अप्रोच है। हम ये कह के चलते हैं कि भी देखो नॉर्मली हाफ ऑफ ईओ क्यू हमेशा गोदाम में रहता है, ये आपको बता ही चुके हैं। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट तो हो चुका ना भाई, जैसे हमने शुरू में कहा था कि आप यहां पर हो, नहीं तो ऑर्डर देते देते आप 0 पर आ जाओगे। नहीं तो ये तो कहा था कि 0 प्लस ऑर्डर क्वांटिटी दोनों का हाफ, तो ये रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ आ गया था, ध्यान है ना। बट 0 पर आप ऑर्डर नहीं देते ना, आप हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम रखते हो। ठीक है, तब एवरेज स्टॉक आ गया था मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का है या ईओ क्यू का है, बात एक ही है। ठीक है, ये सेकेंड अप्रोच हो गई। चल, इसके बाद आता है डेंजर लेवल। हाँ जी, डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो कि भाई जैसे घर में हम कहते हैं राशन, ठीक है, राशन रहता है, अब कई बार मिनिमम लेवल से कम हो जाता है, कई बार मिनिमम लेवल से कम हो जाता है। एक मिनट, अब कई बार क्या होता है कि घर में राशन मतलब बहुत कम रह जाता है, तो कोई भी रीजन की वजह से कि भाई मार्केट में दुकानें बंद है, नहीं लॉकडाउन का समय आ गया, ठीक है, अब 2 दिन बाद आएगा सामान, नहीं तो अब सोचो जरा, जब घर में हमारे पास कम रह जाता है, नहीं, तो क्या, अब जैसे आटा कम रह गया, मैदा कम रह गया, नहीं, तो क्या आप ये सोचोगे कि यार मैं पकोड़े भी बना लूं, समझ रहे हो? नहीं, तो आप ये सोचोगे यार कि अब इतना लेवल है ना, तो आप नॉर्मल जो कंजम्पशन होती है उसको रोकना चाहोगे कि भैया हर आदमी अगर 4 रोटी खाता है तो उसको बोलोगे यार तू कम से कम इतनी खा ले कि तेरी भूख खत्म हो जाए बस, समझ रहे हो? तो उस लेवल पर नॉर्मल हम जो यूसेज होती हैं उनको रोक देते हैं। तो ये वो लेवल आता है कि उस मतलब स्टोर में कंज्यूम करते 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 ऐसा लेवल, एक ऐसा लेवल भी हम फिक्स कर लेते हैं यार, इस ये वो लेवल हो ताकि ये जो आपके पास स्टोर में मटेरियल रहे ना, ये सिर्फ इतना रहे कि सबकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करे। कि भाई घर में क्या, फादर है, मदर है, 2 बच्चे हैं,
तो वो सारे अगर मिनिमम एक एक रोटी भी खाएं तो उनके लिए कितना आटा बचे। अब ये तो होगा नहीं कि ना कि हम वो डेंजर लेवल वो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम ना मंगा सके, कभी हम कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मार्केट में स्ट्राइक हो जाए, लॉकडाउन का पीरियड आ जाए, तो कम से कम इतना तो हो कि सबकी मिनिमम भूख खत्म हो जाए, उस लेवल को बोलते हैं डेंजर लेवल। तो कैसे निकाला हमने, मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी मिनिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कम से कम कंजम्पशन हो रॉ मटेरियल की, नहीं कम से कम यानी हर एक आदमी को एक एक रोटी दे दो, ठीक है। और इतना होना चाहिए कि मैं अगर सप्लायर को बोलूं, राशन वाले को बोलूं, तो वो कितना टाइम लेगा इमरजेंसी पीरियड में, कोई कहा भाई साहब लाइन लगी हुई है, नहीं। तो मैक्सिमम लीड पीरियड, बहुत ध्यान से सुना क्या कह रहे हैं, नॉर्मल वाला नहीं, मैक्सिमम लीड पीरियड ऑफ इमरजेंसी पीरियड। जो इमरजेंसी पीरियड में सबसे ज्यादा टाइम लेगा, इमरजेंसी पीरियड में वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा और हमारी मिनिमम कंजम्पशन होगी, ठीक है भाई, वो हमारी मिनिमम कंजम्पशन होगी, ठीक है। तो उतना लेवल अगर हमारे पास रहेगा तो उसको बोलते हैं डेंजर लेवल। बोलो क्लियर हो गया पार्ट भी, चलिए एक बार इसको नोट कर लो जल्दी। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, डेंजर लेवल इज द लेवल, है ना, वेयर, हम वो डिसाइड करते हैं नॉर्मल जहां पर नॉर्मल इश्यूज, ठीक है, आर स्टॉप्ड, नॉर्मल इश्यूज को हम स्टॉप कर देते हैं कि भाई घर में मम्मी कह रही हैं कि भाई नॉर्मल अगर हर आदमी 4 रोटी खाता है तो रुको, वो मत खाओ, ठीक है। एंड ओनली एमरजेंसी, ओनली एमरजेंसी इश्यूज आर मेड, केवल इमरजेंसी इश्यूज आपको दी जाएंगे, मतलब कम से कम आपको इतनी रोटी खानी है। तो ये वो लेवल फिक्स करते हैं कि भाई इतना आटा तो हो कि घर में चारों के लिए एक एक रोटी का आटा बचा हुआ हो, ठीक है, वो कहते हैं डेंजर लेवल। अच्छा, एक होता है बफर स्टॉक, एक होता है आपके पास बफर स्टॉक। हम इसको ये कहते हैं, ये कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से होता है कि कई बार हमारे पास कोई एक सडन बाहर से ऑर्डर आ सकता है, कई बार हम ये सोच के चलते हैं कि यार कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि अगर बाई चांस हमारे पास आउट ऑफ कंट्री और एक ऑर्डर आ जाता है, इमरजेंसी कोई ऑर्डर आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाता है, कोई घर में मेहमान आ जाते हैं, नहीं, तो उनके खाने के लिए सामान अलग से कहीं रखा हुआ हो, तो ये कहते हैं बफर स्टॉक मींस extra stock of raw material, extra stock of raw material to be kept maybe for sudden order, कोई अलग से कोई ऑर्डर आ गया, नहीं, कोई घर में गेस्ट आ गए उनके लिए, या मैं ऐसा कहूं प्रैक्टिकली बात करूं कि हम के लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, ठीक है, कि जंगल में जा रहे हैं लॉन्ग रूट पर, अब हमने गाड़ी भरवा तो ली, पूरा टैंक भरवा लिया, पर वहां में अंदाजा नहीं है कि यार कहीं जंगल में अगर ऐसी जगह फंस गए कि पेट्रोल पंप ना मिल पाए, तो हम एक या दो पीपे गाड़ी में रख लेंगे पेट्रोल के, समझ। तो जो एक या दो पीपे आप गाड़ी में रख लोगे उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। नॉर्मल केस में नहीं रखोगे, सिटी में जा रहे हो तो, है ना। तो ये वही बात है कि जब कंपनी में ये अंदाजा हो जाता है कि यार कोई भी ना ऑर्डर आ सकता है इस समय, तो उस ऑर्डर को पूरा, अब पता नहीं भी आए, बट उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैं नॉर्मल मेटेरियल को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो अलग से मैं मेटेरियल रख लूंगा, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। क्लियर, चलिए नोट कर लो इसको। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल, प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल, ठीक है।
और अगर ये दो चीजें दी हो तो भी हम मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर अप्रोच है कि हम एक बार में कितने यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला, राइट भी। और इसको हम रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम वाले को सेफ्टी स्टॉक लेवल बोल देते हैं। हो गया। चलिए अब एक बार ध्यान से देखो जरा, अगर हम समझें, है ना, तो रीऑर्डर लेवल में क्या था, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन। ध्यान से देखना हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेवल में क्या था, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। और मिनिमम लेवल में क्या था, मिनिमम लेवल में, हाँ जी, नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल लीड पीरियड, समझ रहे हो। तो यानी जो जब कंजम्पशन नॉर्मल होगी तो नॉर्मल लीड पीरियड आएगा, है ना। जिस भी फॉर्मूले में कंजम्पशन मिनिमम होगी तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आएगा, जिसमें भी कंजम्पशन मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आएगा। आगे बात समझ में। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है, अगर मैक्सिमम है तो, हाँ जी, रीऑर्डर पीरियड, लीड पीरियड, तो लीड टाइम, तो लीड टाइम भी मैक्सिमम आएगा। कंजम्पशन अगर मिनिमम है तो लीड टाइम भी मिनिमम आएगा। कंजम्पशन अगर नॉर्मल है तो लीड टाइम भी नॉर्मल आएगा। हो गया, ये बस जस्ट टू लर्न। क्लियर है बेटा। चलिए अब इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। करें, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है यूजिंग रेशियो एनालिसिस। हाँ जी, ये क्या कहना चाहते हैं हम, इसमें सबसे पहले आता है पार्ट एक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका मीनिंग क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा डेटर टर्नओवर रेशियो, है ना, तो ये है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब आना जाना, जैसे लेबर टर्नओवर अब आगे पढ़ेंगे कि आना जाना, ठीक है। ये बताता है डायरेक्शन, यानी मटेरियल कितनी तेजी से यूज हो रहा है, कि मटेरियल हमारा स्लो मूविंग है या मटेरियल मेरा फास्ट मूविंग है। ये क्या बताता है, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन, ये मुझे डायरेक्शन बताता है। ये मुझे क्या बताता है कि क्या मेरा मटेरियल स्लो मूविंग है या फास्ट मूविंग है। मतलब कि मेरा जो मटेरियल है वो स्लो मूविंग है या फास्ट मूविंग है, ये बताता है, राइट। लो टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर टर्नओवर रेशियो लो होगी, लो टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब यह है, हाँ जी, कि मटेरियल मेरा यूज कितनी बार हो रहा है, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। एक मिनट, जैसे मैं पहले फॉर्मूला समझा दूं आपको। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, ठीक है, कितना मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, ठीक है।
हाँ जी, डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। अब पीरियड सेम होना चाहिए इन ए मंथ, ये अगर एक मंथ में होगा तो एवरेज स्टॉक महीने का होगा, तो इन ए पीरियड, राइट, पीरियड आपका सेम हो, ये नहीं हो कि ये 12 महीने और ये 1 मंथ। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे आप? रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? कंजम्पशन, ये आ जाएगा कंजम्पशन, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। ओके, एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे आप? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बेटा। अच्छा, एक बार इसको नोट करो जरा। अच्छा, अब इसका ध्यान से सुनना, डायरेक्शन बताता है। अगर हाई टर्नओवर है, अगर हाई टर्नओवर रेशियो है, अगर हाई टर्नओवर रेशियो है तो इसका मतलब क्या है कि वो फास्ट मूविंग है, इसका मतलब है वो फास्ट मूविंग है, यानी ज्यादा बार यूज हो रहा है। अगर टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब आना जाना, जल्दी आ रहा, जल्दी जा रहा, जल्दी आ रहा, जल्दी जा रहा, हाई है, ठीक है, बहुत फटाफट आता है, फटाफट जाता है, यानी वो फास्ट मूविंग है, ठीक है, इसका मतलब वो ज्यादा बार यूज हो रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा बार यूज हो रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा बार यूज हो रहा है, राइट। और अगर लो टर्नओवर रेशियो है, और अगर लो टर्नओवर रेशियो है तो इसका मतलब स्लो मूविंग है, राइट। और अगर बहुत ही लो टर्नओवर है, वेरी लो है, वेरी लो है, तो हम क्या कहते हैं इसको, फिर हम, हाँ जी, नॉन मूविंग, फिर हम कहते हैं नॉन मूविंग, हाँ जी, इसका मतलब है कम बार इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब कम बार वो यूज हो रहा है, ठीक है। अगर टर्नओवर रेशियो कम है तो इसका मतलब वो कम बार यूज हो रहा है, इसका मतलब ये डिसीजन में हेल्प करता है, ये मेरे को निर्णय लेने में, डायरेक्शन, दिशा, मतलब कि सर अगर कोई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसकी कम है, यानी कम बार यूजर है, इसका मतलब आगे पड़ा हुआ है, यानी मैंने कोई अलमारी बनानी थी, तो उसके लिए कोई मटेरियल मंगाया स्पेशल, कोई टाइल मंगाई थी मैंने स्पेशल यूनिक कलर की, तो वो तब जब मंगाई थी तब से लेकर अब तक पड़ी हुई है, मतलब कभी साल 6 महीने में एक बार यूज हो जाती है। तो जिस मटेरियल का टर्नओवर कम हो, यानी इसका मतलब हुआ कि मेरा पैसा उसमें काफी ब्लॉक रहता है, तो ऐसे मटेरियल को आप आइडेंटिफाई करो और जल्द से जल्द उसको हटाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना वो पड़ा रहेगा उतना स्पेस घेरेगा, उतना मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा, उसको रखने का खर्चा अननेसेसरी आता रहेगा, समझ गए। तो ये मुझे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो जो मेरा फास्ट मूविंग है, ठीक है, उस पर मैं ध्यान देता हूँ, यानी वो मटेरियल मेरा रेगुलर नेचर का है, बिल्डिंग बना रहा हूँ, नहीं तो सीमेंट है, ब्रिक्स हैं, तो ये मेरे डेली यूज किया, फटाफट आता है, फटाफट जाता है, फटाफट आता है, फटाफट जाता है, राइट। तो इसके लिए मैं सारी पॉलिसीज बनाऊंगा। अब कई बार क्या होता है घर में भी, क्या होता है ऐसा, कुछ हमने मेटेरियल मंगा लिया स्पेशल कोई,
मान लो कोई स्पेशल हमने डोसे का मटेरियल मंगा लिया, तो अब डोसा रोज तो नहीं बनता ना, कभी महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार बनता है। तो इतना ज्यादा ना मंगाया जाए, इतना ज्यादा ना मंगाया जाए कि भाई वो खराब ही हो जाए, पता लगा उसमें कीड़े पड़ गए। ये टर्नओवर रेशियो आपको डायरेक्शन डिसीजन बताता है। ठीक है, तो अगर किसी की टर्नओवर रेशियो आपकी कम है, इट मींस मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक है। हाँ जी, इट मींस मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक है। इसका मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक है। ठीक है, मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक है, मेरा स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, मेरा स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है, मेरा स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है, नहीं, रखने की कॉस्ट बढ़ रही है, स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज अननेसेसरी, बेफालतू में, अननेसेसरी। राइट, तो हमारा पर्पस क्या होगा, ऐसे को ट्राई करें, ट्राई टू सेटल एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उसका निपटारा करें। ठीक है भाई, जैसे मान लो मैं ये बात करूं कि मेरे पास ना 2 टाइप के मटेरियल हैं। ठीक है, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, इसका टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसका है 8, इसका है 1 मिनट, इसका है 12, ठीक है, और इसका है 8। तो चलो एक और ले लेते हैं। ठीक है, इसका है 2 या 1। इसका मतलब क्या है, एक्स मेरा साल भर में पीरियड, ईयर ले लेते हैं, 12 बार यूज हो रहा है, यानी ये हर महीने यूज हो रहा है। इसका मतलब ये 12 टाइम्स यूज हो रहा है, यानी ये 12 बार यूज हो रहा है उस पीरियड में। इसका मतलब ये 12 बार यूज हो रहा है, और ये 8 बार यूज हो रहा है, नहीं, और ये 1 बार यूज हुआ था, 1 बार यूज हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये वाला जो मैक्स है ना, ये फास्ट मूविंग है, ये मेरा फास्ट मूविंग है। ठीक है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। और ये मेरा स्लो मूविंग है, ये मेरा स्लो मूविंग है, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, और ये मेरा नॉन मूविंग है, आया पड़ा हुआ है। तो इनमें मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक है, तो इसको तो जल्दी से जल्दी सेटल करो। ठीक है, राइट। तो आप इन्वेंट्री पॉलिसीज ऐसे बनाओगे ताकि आपका स्टोरेज का खर्चा कम से कम रहे। मतलब क्लियर हो कितनी बात। अब दूसरा आता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। चल एक बार सुनो कर लो। अब आता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। दूसरा है आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इसका मतलब होता है कि कितने दिन तक मटेरियल गोदाम में रहा। ठीक है, इसका मतलब है कितने दिन हमने उसको होल्ड करे रखा। ये क्या बताएगा, हाउ मच डेज, हाउ मच टाइम, हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम, हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम तक मेरा मटेरियल गोदाम में रहा। ठीक है, इसका मतलब होगा हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम मटेरियल रिमेन इन गोदाम, मटेरियल रिमेन इन स्टॉक। ठीक है, ये बताएगा कितने समय तक मेरा मटेरियल गोदाम में रहा। मतलब कैसे निकालोगे आप, हाँ जी, इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में आती है,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में आएगी, ऑलवेज इन टाइम्स। इतने टाइम, 2 बार 3 बार, ठीक है, ये टाइम्स में इतनी बार यूज हुआ, ठीक है। और ये पीरियड में कि इतने दिन हमारा इतने महीने गोदाम में रहा, ठीक है। जैसे आप क्या कहोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर ये 360 डेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब 365 हो सकता है ठीक है, 12 मंथ हो सकता है, ओके, 52 वीक्स हो सकता है, पीरियड कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं बात करूं कि भाई मटेरियल मेरा एक्स है, ठीक है, उसका आपने ये कहा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारी, हाँ जी 10 है मान लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मान लो 10 है, ठीक है। तो मैं 360 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब क्या होगा, वो 36 दिन गोदाम में रहा, इसका मतलब वो 36 डेज गोदाम में रहा। इसका मैं और ले लेता हूं, मान लो, चलो मान लो कहता हूं मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 36 है, तो इसका मतलब होगा कि 10 डेज वो गोदाम में रहता है, आता है 10 दिन गोदाम में रहता है, फिर यूज होता है, फिर चला जाता है, ये मतलब हुआ। जैसे मान लो वाई कहें हम, ठीक है, तो वाई की मान लो 18 है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सपोज मैं यहां लिख दूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, एक्स की है 36 टाइम्स, वाई की है 18, नहीं, तो इसका मतलब वो 18 बार यूज हुआ है, 36 बार यूज हुआ है, ये यूसेज बताएगा। तो 18 बार अगर यूज हुआ है तो इसका मतलब पूरे साल भर में वो क्या कहते हैं 18 बार यूज हुआ है, यानी हर 20 दिन के बाद यूज होता है वो, यानी इसका जो साइकिल है वो 20 दिन का, यानी 20 दिन तक वो ब्लॉक रहता है, और ये 10 दिन तक ब्लॉक रहता है। बात समझ में आ गई, यानी 10 दिन के बाद फिर यूज हो जाएगा, फिर 10 दिन के बाद यूज हो जाएगा, यानी हर 10 दिन तक गोदाम में रहता है, ये मतलब हुआ। तो जितना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपका कम होगा, जितना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपका कम होगा, उतना वो फास्ट मूविंग कहलाएगा, ठीक है। एज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, एज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बिकम्स लो, जितना लो होगा, ठीक है, मींस वो क्या कहलाएगा, फास्ट मूविंग, यानी इसका मतलब ये होगा इतने दिन, इसका मतलब होगा इतने दिन वो गोदाम में स्टे करता है, यानी it indicates the period, it indicates the period of stay, period of stay, ठीक है, इन गोदाम, कितने दिन गोदाम में रहता है, तो जितना कम होगा उतना जल्दी यूज होगा, ये मतलब क्लियर है बेटा। चल 360 से करोगे तो डेज में आएगा, 12 से करोगे तो मंथ में आएगा, 52 से डिवाइड करोगे तो वीक में आएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। देखिए जब भी हम मटेरियल सप्लायर से परचेज करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेरी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। तो इसमें कुछ आइटम आती है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट, सब्सिडी कुछ हमको रिश्वत दे रहे हैं, कोई हमारी पेनल्टीज हैं, ये सारी चीजें, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो सिंपल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज, सबसे पहले क्या आ जाएगा, जितना मेटल मैंने खरीदा। अच्छा एक मिनट, मैं इसको आपको स्टेटमेंट के हिसाब से भी समझाता चला जाता हूं। हम इसको ऐसे दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल,
राइट भाई। तो जितना भी रॉ मेटेरियल मैं परचेज करूंगा, रॉ मेटेरियल परचेज कॉस्ट, रॉ मेटेरियल परचेज कॉस्ट, ठीक है, वो आ जाएगी। नहीं, इसमें जो मैंने कार्टेज या फ्रेट पे किया होगा लाने में, कार्टेज और फ्रेट वो ऐड हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब एक एक करके आइटम को हम समझते चले जाते हैं। देखो क्या क्या, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझो। वो डिस्काउंट, ट्रेड यानी व्यापार, यानी वो जो सप्लायर है ना, उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ऑफ सीजन है, मैं सबको 2% का डिस्काउंट दे रहा हूं। यानी आप कोई कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, ये उसकी पॉलिसी है कि भाई जो भी इनवाइस प्राइस होगी, लिस्ट प्राइस, उस पर 10% का डिस्काउंट, तो वो हमेशा डिडक्टेड होगा परचेज प्राइस में से, ठीक है, वो हमेशा डिडक्टेड होगा। अगर तो ठीक बात है, अगर ऑलरेडी डिडक्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, हम माइनस कर देंगे क्योंकि मुझे मिला है भाई, ये तो इनवाइस वैल्यू होगी ना बेसिकली, ये तो लिस्ट प्राइस होगी ना, तो इसमें जो भी मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, वो मेरा माइनस हो जाएगा। ओके, यानी इट इज अवेलेबल टू ऑल कस्टमर फ्रॉम द वेंडर विदाउट फुलफिलिंग एनी कंडीशन। क्वांटिटी डिस्काउंट, अब कई बार मैं सप्लायर से ज्यादा सामान खरीदता हूं, तो सप्लायर कहता है कि जो कोई भी हमसे अगर इस निश्चित मात्रा से ज्यादा खरीदेगा तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, तो वो कहता है क्वांटिटी डिस्काउंट यानी बल्क डिस्काउंट, तो वो भी माइनस होगा, ठीक है, पर ये कंडीशन पे मिलेगा। अगर हम सप्लायर कहता है कि भाई अगर आप 1000 किलोग्राम या उससे ज्यादा खरीदोगे एक बार में, तो मैं आपको 2%, 5% का डिस्काउंट दूंगा, तो वो कहलाता है क्वांटिटी डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये क्या होता है, अगर सप्लायर कई बार ये कहता है कि यार तुम ना मेरी पेमेंट रोक के चलते हो, एक एक महीना, दो दो महीने, तो मुझे नकद पैसे दे दो, नकद नारायण दे दो, तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट और दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नकद आ जाएंगे तो मेरा बैड डेट्स की संभावना खत्म, उस पैसे से मैं कहीं और बिजनेस कर लूंगा और मैं और माल खरीदूंगा, मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा, तो मुझे वो डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मैं परचेज में से माइनस नहीं करता, ठीक है, ये मेरी इनकम कहलाती है, ये मेरी इनकम कहलाती है अलग से, तो ये फाइनेंशियल इनकम कहलाती है, तो हमेशा इसको इग्नोर करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट हुआ, क्वांटिटी डिस्काउंट हुआ, ये माइनस करोगे। कैश डिस्काउंट का मतलब होगा पैसे का, क्योंकि आपकी कीमत कम नहीं हो रही ना, तो आप पैसे जल्दी दे रहे हो, ठीक है, इसलिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक तरीके से आप पैसे जल्दी दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये फाइनेंशियल आइटम, इसको माइनस नहीं करते, ठीक है। सब्सिडी, क्या होता है, कई बार कोई भी सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से, ठीक है, इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से, तो वो डिडक्ट कर देते हैं परचेजेस में से। ये ध्यान से सुनो क्या होता है, ये कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो एसेंशियल कमोडिटी में आते हैं, मतलब इकोनॉमिक के लिए जरूरी होते हैं, जैसे गैस हो गई, ठीक है, ऑयल हो गए, बेसिक नीड की आवश्यकताएं हो गई, गेहूं हो गया, आटा हो गया, तो ये जब चीजें, ऐसी चीजें होती हैं जब हम सप्लायर से खरीदते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ठीक है, आप अगर आप अगर मान लो 100 रुपए दे रहे हो सप्लायर को, ठीक है, आप अगर गवर्नमेंट ये कहती है सप्लायर को 100 रुपए दे रहे हो, नहीं, तो सप्लायर को ही ये कह देते हैं कि भाई ठीक है, आप कस्टमर से 100 रुपए ले लो, ठीक है, हम जिस कस्टमर ने खरीदा है, यानी हमने सप्लायर से खरीदा है, तो गवर्नमेंट हमारे को 20 रुपए की सब्सिडी दे रही है कि भाई मेरे लिए महंगा पड़ रहा है, मतलब मुझे ये सामान महंगा पड़ रहा है तो शायद मैं कम यूज करूंगा, तो गवर्नमेंट कहते हैं अरे रे आप कम यूज करोगे तो हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, हम क्या कहते हैं, सर ये महंगा पड़ रहा है हमारे लिए, इतनी हमारी कॉस्ट नहीं आ रही। ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि भाई हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्राइस है ना सर, ये 100 रुपए बहुत महंगा पड़ रहा है हमारे लिए, हम शायद आगे से इसको यूज नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट कहते हैं अरे यार तुम तो मैन्युफैक्चरर हो, तुम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, अच्छा चलो ठीक है 20 रुपए रो मत, 20 रुपए हमसे ले लेना,
तो जो गवर्नमेंट हमें देती है 20 रुपए, यानी इसका मतलब मेरी कॉस्ट 80 रुपए हो गई, तो मैं वो यहां से माइनस कर दूंगा सब्सिडी। बात समझ में आ गई? तो सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट कुछ पैसे अपनी तरफ से हमें देती है ताकि हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करें। क्यों कंटिन्यू करें? क्योंकि इकोनॉमिक के लिए जरूरी होता है। राइट? आगे बात समझ में? रोड टैक्स, अगर हमने कोई भी मटेरियल परचेज किया है, नहीं, मान लो हम दिल्ली में रहते हैं, मान लो हमने बॉम्बे से मेटल परचेज किया है, यूपी से परचेज करा, तो रास्ते में कोई भी हम रोड टैक्स देंगे या टोल टैक्स देंगे, अगर हम पे कर रहे हैं, अगर हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब 100 रुपए का सामान खरीदा, रास्ते में हमने रोड टैक्स दे दिया 20 रुपए, तो मेरी कॉस्ट 20 रुपए ऐड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब 3 आते हैं जीएसटी। ये मैं शायद पहले भी आपको बता ही चुका हूँ कॉस्ट शीट में। ठीक है, जीएसटी, एस जीएसटी और सीजीएसटी तीनों मिलाकर हम कहते हैं सिंपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये ध्यान से दोबारा समझ लो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम पे करते हैं, अगर हमें क्रेडिट मिल जाता है, अगर हमें इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, तो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं आता है, और अगर हमें क्रेडिट नहीं मिलता है तो हमारी कॉस्ट का पार्ट आता है। ठीक है, जैसे हम इसको ये समझ लें, जैसे हम इसको ये समझ लें जीएसटी नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लो मैंने रॉ मेटेरियल खरीदा 100 रुपए का मिस्टर रामलाल से, मिस्टर रामलाल से मैंने रामलाल को 100 रुपए दे दिए, ला भी ला मेटेरियल दे दे, लकड़ी दे दे। ठीक है, इस पर हमने उसको जीएसटी दिया, कितना? 10 रुपए का, 18 रुपए का, चलो ठीक है, हमने इसको 18 रुपए जीएसटी दे दिया। नहीं, तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो रामलाल 18 रुपए लेकर क्या करेगा? गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देगा, नहीं, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा 18 रुपए, तो गवर्नमेंट के पास 18 रुपए आ गए। ठीक है, ध्यान से समझना, मेरी कॉस्ट सपोज 118 रुपए हो गई, मैंने इसमें और वैल्यू एडिशन किया, लकड़ी खरीदी, चेयर बनाई। ठीक है, अब अब जो फाइनल मेरी प्राइस आई, चेयर बनाकर मैंने बेचा, ठीक है, कस्टमर से मैं जीएसटी लूंगा। मान लेता हूं मैं, सपोज कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कस्टमर से मैंने 18 रुपए जीएसटी लिया, तो ये मेरी फाइनल प्राइस आई। कस्टमर से मैंने इतना अमाउंट ले लिया, ठीक है, अब मैं, क्या ये 18 रुपए, ध्यान से सुनो, क्या ये 18 रुपए दोबारा गवर्नमेंट को जमा कराऊं? गवर्नमेंट के पास तो डबल आ गए, गवर्नमेंट के पास तो डबल आ गए। तो जब मैं लूंगा ही कस्टमर से और जमा कराऊंगा ही, तो इसका मतलब मुझे, इसका मतलब क्या होगा? मुझे इसका फायदा मिल रहा है, मुझे इसका, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पे कर दिया, तो गवर्नमेंट एक ही बार तो लेगी, बार बार थोड़ा ना लेगी, भाई गवर्नमेंट के पास तो एक ही बार आना है, नहीं, तो इसका मतलब ये मेरी कॉस्ट में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब जब मैं कस्टमर से लूंगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा, यानी इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली मैं अगर बात करूं तो ये प्राइस ज्यादा होगा, ध्यान से ना, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा होगा परसेंटेज के हिसाब से। तो अगर हम बात करें, तो ये मान लो 200 रुपए हो जाता है, और ये सपोज 20 रुपए हो गया, मान लो जीएसटी, कस्टमर से मैंने 20 रुपए लिया, तो मैं क्या कहूंगा? सर 20 रुपए अब आपको मैं क्यों जमा कराऊं? नहीं, 18 रुपए तो मैं ऑलरेडी जमा करा ही चुका हूं, तो आपको 2 रुपए जमा कराऊंगा, या तो ये कहूंगा। अब अगर मैं 20 रुपए जमा कराता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब जो 18 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, तो यानी ये मेरी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो इसलिए सिंपल से आप एक बात याद रखो कि अगर इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, नहीं, देन इट नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, राइट? चलिए, अच्छा, अगर हम कोई सामान बाहर से मंगाते हैं, आउटसाइड इंडिया,
तो जो भी हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं वो हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? दोबारा, अगर हम कोई भी सामान, जैसे सपोज, ध्यान से सुनना भाई, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएस, यहां से सामान मंगा रहे हैं, ठीक है, यहां से हम सामान मंगा रहे हैं, ओके। तो जब ये हमारी टेरिटरी पर आ जाएगा, ये इंडियन की टेरिटरी है, ये इंडिया टेरिटरी है, ठीक है। तो यहां पर जब सामान आ जाएगा तो गवर्नमेंट रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि बाहर से सामान आ रहा है। तो यहां से लेकर अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए यहां पर हमें गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो जो भी मैं कस्टम ड्यूटी पे करूंगा वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ओके, वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, डेमरेज, डिटेंशन। अब कई बार गवर्नमेंट वहां पर क्या करती है कि हम लिमिट से ज्यादा सामान मंगा लेते हैं, तो वो हमसे पेनल्टी चार्ज कर लेते हैं। ये तो हमारी गलती है ना कि भाई हमने अपलोडिंग गलत करी, ऑफलोडिंग गलत करी, तो हमें कुछ ना कुछ रिश्वत देनी पड़ती है कई बार, या वही रोक लेते हैं, डिटेंशन मनी देनी पड़ती है या पेनल्टी। मतलब इस तरह के जो खर्चे होते हैं, इस तरह के जो खर्चे होते हैं जो हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं, वो सारे खर्चे हम लॉस कहते हैं, वो हम कॉस्ट का पार्ट नहीं कहते हैं, ठीक है। इसको हम परचेजेज में कभी भी नहीं जोड़ते हैं, इसको हम परचेजेज में कभी भी नहीं जोड़ते हैं। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। इंश्योरेंस अगर मैंने कराया है, कमीशन दी है, फ्रेट, ये हमेशा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कि भाई आप मटेरियल मंगा रहे हो बाहर से और आपको लग रहा है कि रास्ते में गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, तो पहले इंश्योरेंस करवा लो। नहीं, कमीशन दो ब्रोकरेज जिससे मटेरियल खरीद रहे हो किसी एजेंट के थ्रू, कार्टेज, ये हमेशा कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, इनको हमेशा कॉस्ट में जोड़ा जाता है, ठीक है भाई। हाँ जी, अगला आता है कॉस्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है। ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ कंटेनर इसका मतलब क्या होता है? दो होते हैं, नॉन रिटर्नेबल और रिटर्नेबल, ठीक है। जो नॉन रिटर्नेबल हैं उनकी कॉस्ट हमेशा ऐड करते हैं परचेज कॉस्ट में, राइट। मतलब जैसे मान लो आपने कोई भी कंटेनर, कंटेनर का नाम होता है कार्टन, एक तरीके से, उसमें लिक्विड मंगाया, नहीं, मान लो आपने यूपी से, ठीक है, कोई लिक्विड मटेरियल मंगाया और एक कंटेनर में आया, राइट। इस कंटेनर की कॉस्ट 10,000 रुपये होती है, नहीं। तो अब ये कैसा है कंटेनर? नहीं, कम ले लेते हैं, मान लो अभी कहते हैं रिटर्नेबल, नॉन रिटर्नेबल। इस कंटेनर की, ये प्लास्टिक का है, इसकी कॉस्ट मुश्किल से 500 रुपए की है। इसमें हमने लिक्विड मंगाया, तो अब लिक्विड जब हमारे पास आ गया, ठीक है, तो वो लिक्विड निकालकर हम अपने स्टोर में प्रोडक्शन को भेज देंगे। तो जो प्लास्टिक का कंटेनर बचेगा, अब वो 500 रुपए का मतलब यूजलेस हो गया ना, वो थोड़ा मैं वापस करूंगा। तो जो सप्लायर ने मुझे भेजा है मटेरियल, उसमें कंटेनर की कॉस्ट उसने जोड़कर भेजी हुई है, उसने कंटेनर की कॉस्ट जोड़कर भेजी है बेसिकली। नहीं जोड़ी और अलग से लिखा है तो मैं जोड़ूंगा, यानी वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। भाई जैसे आप समझो कि आप वाटर बॉटल खरीदते हो बिस्लेरी की, है ना, तो पानी बॉटल में आता है। तो अगर मान लो 18 रुपए का पानी है और 2 रुपए की बॉटल, तो आप 20 रुपए पे कर रहे हो उसको, तो आप यानी 2 रुपए परचेज कॉस्ट में तो जोड़ रहे हो, यानी बॉटल की जो कॉस्ट है वो पानी की कॉस्ट के साथ जुड़ कर आई है, तो इसका मतलब वो जुड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई? आप जैसे कोल्ड ड्रिंक आप परचेज करते हो, नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक अगर आपने 20 रुपए की पेप्सी ली, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल ली है उसमें, तो 18 रुपए की तो वो पेप्सी है, 2 रुपए प्लास्टिक की बोतल की कॉस्ट उसी में जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब वो मैं वापस थोड़ा ना करूंगा, वो तो लेके मैं फेंक दूंगा। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं नॉन रिटर्नेबल। इतनी बात समझ में आ गई? अब कई बार क्या होता है कि मेरा मेटेरियल ऐसा होता है कि वो बड़े हैवी कंटेनर में आता है जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपए है, जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपए है। तो हम उस कंटेनर से मटेरियल निकाल लेते हैं। भाई मान लो मैंने यूपी से कंटेनर में मटेरियल मंगाया, ठीक है, अब वो मटेरियल मैं निकाल लूंगा और खाली कंटेनर साफ करके मैं सप्लायर को वापस कर दूंगा। तो सप्लायर ये कहेगा कि भाई
जो कंटेनर आपको मैंने भेजा था पहले तो वो मुझसे 5,000 रुपये ले लेगा एज सिक्योरिटी, और जब मैं उसको वापस कर दूंगा तो मान लेते हैं वो 4800 रुपये मुझे वापस कर देगा। इसका मतलब बेसिकली 200 रुपये क्या कहलाया, कंटेनर का किराया, क्योंकि उस वेंडर ने तो कंटेनर खरीदा हुआ है, वो तो 10 सप्लायर को भेजेगा, 10 कस्टमर को भेजेगा, 20 कस्टमर को भेजेगा, उसके बाद उसके कंडम हो जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट वो 20 से चार्ज करेगा, है या नहीं। तो जब मैंने उससे कंटेनर में सामान खरीदा तो मेटेरियल कॉस्ट में कंटेनर की कॉस्ट जुड़ गई, ठीक है, और जब मैंने खाली कंटेनर यूज करके उसको वापस कर दिया, मटेरियल निकाल के अपने गोदाम में रख लिया, तो वो मुझे 4800 रुपये वापस कर देगा। तो यानी जब मैंने खरीदा तो 5,000 रुपये जो मैंने पे करे वो जुड़ जाएंगे, और जो अमाउंट वो मुझे दे रहा है वो बाद में माइनस हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई हम, राइट भाई। तो इसको बोलते हैं हम रिटर्नेबल कंटेनर, इसको बोलते हैं रिटर्नेबल कंटेनर। तो जो सिक्योरिटी हम उसको देते हैं वो हमारी बाद में वापस आ जाती है कुछ किराया काट के। तो जितने पैसे हम उसको पे करते हैं वो पहले ऐड हो जाते हैं, और जितने पैसे वो मुझे बाद में रिफंड करता है उतने पैसे माइनस हो जाते हैं। तो डिफरेंस इज कॉल्ड रेंट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। बात समझ में आ गई। चलिए अब आता है शॉर्टेज, ठीक है। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि दो कारण होते हैं, नॉर्मल रीजन और एबनॉर्मल रीजन, ठीक है। जो नॉर्मल रीजन की वजह से होता है वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। जैसे हम कोई भी जैसे सपोज हमने 100 यूनिट खरीदे, ठीक है, हमने 100 यूनिट खरीदे, ठीक है, उसकी कॉस्ट मान लो 50 रुपए के हिसाब से आई, 5,000 रुपए। अब सपोज इसमें से 20 यूनिट हमारे खराब हो गए, पता है कि सर गोदाम में इवेपोरेट हो ही जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ही 80 की कॉस्ट 5,000, हम कहेंगे 80 की कॉस्ट 5,000, राइट। तो डिवाइड करके रेट बढ़ जाएगा आपका, डिवाइड करके रेट बढ़कर आ जाएगा, यानी आप 5,000 को 100 से डिवाइड नहीं करोगे, अब आप कहोगे 5,000 डिवाइडेड बाई 80, तो आपका रेट आ जाएगा 62.5, ये कहना चाह रहे हैं। अगर ये मटेरियल फैक्ट्री में गोदाम में नॉर्मल रीजन की वजह से लॉस होता है, यानी नॉर्मली यानी पास एक्सपीरियंस के हिसाब से होना ही होना है। नॉर्मल रीजन का मतलब होता है जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, अगर मैं मटेरियल सप्लायर से मंगा रहा हूं, ठीक है, तो उतना तो इवेपोरेट होगा ही होगा, तो वो कहलाता है नॉर्मल लॉस। तो यानी वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, यानी कॉस्ट बढ़कर आ जाती है, तो केवल क्वांटिटी माइनस करते हो। अच्छा, अगर हम नॉर्मल रीजन की वजह से आता है, यानी मटेरियल आपने ध्यान से नहीं रखा, ठीक है, मटेरियल को लिया और उल्टा सीधा रख दिया, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आता है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट निकालते हैं हम। मान लो अब 10 यूनिट आपके लापरवाही की वजह से नुकसान हुए, तो 10 की कॉस्ट कितनी आई मेरे पास, 625 रुपए, वो मैं यहां से माइनस कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं ये कहूंगा 5,000 माइनस 625, यानी मेरी कॉस्ट कहलाएगी 4,375, और ये कॉस्ट 10 की मैं कॉस्टिंग पीएल में ले जाऊंगा। तो जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे और अपनी कॉस्ट शीट में से माइनस करोगे। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं इसको, ठीक है। जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे ना, तो आप लिखोगे क्वांटिटी, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। मान लो आपने 100 यूनिट खरीदे 50 रुपए के हिसाब से, ओके। अब इसमें से 20 नॉर्मल लॉस मान के चल रहे हैं हम, कि ये लॉस, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, जो होना ही होना है, जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कि जैसे मैंने मेटल खरीदा तो फैक्ट्री में आकर जब उसको हम खोलेंगे तो कुछ ना कुछ इवेपोरेट होगा ही होगा, तो अब आप कहोगे 80 की कॉस्ट 5,000 है, तो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी माइनस करते हैं, इससे ऑटोमेटिकली रेट बढ़कर आ जाता है। अब मान लो अगर हम कहते हैं 10 हमारी लापरवाही की वजह से नुकसान हो रहा है कि आपने मटेरियल ठीक से नहीं रखा, ठीक है, तो फिर हम 10 की कॉस्ट निकाल लेते हैं इस हिसाब से। फिर हम कहते हैं कि 70 की कॉस्ट ही आई 4,375, और ये 10 की कॉस्ट ट्रांसफर कर देते हो, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, ओके।
तो नॉर्मल का मतलब होता है जो हमारी लापरवाही से नष्ट नहीं हुआ, ये तो होना ही है। यानी जो आप जैसे कोई मटेरियल मंगाया लिक्विड, जब फैक्ट्री में आएगा तो कुछ ना कुछ इवेपोरेट होगा ही होगा, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ रोक नहीं सकते, राइट। जो लॉस नॉर्मल रीजन की वजह से होता है, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, हम कहते हैं क्वांटिटी माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट बढ़कर आ जाती है। जो हमारी लापरवाही से होता है वो क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों माइनस करते हैं और वो सीधा कॉस्टिंग पीएल में ले जाते हैं, उसको कॉस्ट शीट में हटा देते हैं। ओके, क्लियर? चलिए, ठीक है बेटा, तो ये सारे आइटम थे हमारे कॉस्ट। अच्छा, इसमें अब एक बात और, इसमें एक चीज और, कई बार हम क्या करते हैं, हाँ जी, कई बार हम सप्लायर से एक से ज्यादा मेटेरियल परचेज करते हैं। कई बार हम भाई जैसे ग्रोसरी शॉप से तो आटा भी ले लिया, मैदा भी ले लिया, सूजी भी ले ली, चावल भी ले लिए, दाल भी ले ली, एक ही दुकान से, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेल्स टैक्स, ऑक्टरी, ठीक है, फ्रेट एक साथ पे करते हैं। तो हम कैसे अलग अलग कॉस्ट निकालें, तो हम कहते हैं इफ more than one type of raw material is purchased, right, from supplier। अगर हम सप्लायर से कई बार एक से ज्यादा मेटल खरीदते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, देन बट उसमें सेल्स टैक्स नहीं, फ्रेट, ऑक्टरी, चुंगी वगैरह पेड, कंसोलिडेटेड, नहीं, देन सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन कैसे होती है, देखो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं हमने मटेरियल खरीदा, ठीक है, ए, बी और सी, ओके, परचेज प्राइस इनकी दे रखी होगी, समझ रहे हो, है ना, टोटल, ध्यान से सुनना जरा क्या कहना चाह रहे हैं। अब हमने फ्रेट, अब हमने फ्रेट, ठीक है, ऑक्टरी, चुंगी, सेल्स टैक्स, ठीक है, ये सबका इकट्ठा दे दिया, ये सबका मैंने इकट्ठा दे दिया, तो ये कैसे अपोर्शनमेंट होगा, ये कहना चाह रहे हैं, राइट। सेल्स टैक्स हमारा जो भी होगा वो ये इनवाइस वैल्यू के हिसाब से बटेगा, भाई जिस प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू उस प्रोडक्ट पर सेल्स टैक्स ज्यादा, तो सेल्स टैक्स कैसे बटेगा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इनवाइस वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ इनवाइस वैल्यू, ठीक है। फ्रेट कार्टेज, ज्यादा सामान ज्यादा खर्चा, कम सामान कम खर्चा, नहीं भी, ज्यादा सामान ज्यादा खर्चा, कम सामान कम खर्चा, ठीक है, ये बटेगा परचेस क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। ऑक्टरी बटेगा नेट क्वांटिटी के हिसाब से, नेट क्वांटिटी के हिसाब से, समझ रही बात को, भाई जैसे हम ये मान लो, हम ये कहते हैं ए और बी, मान लो दो मटेरियल है मेरे, ठीक है, इनवाइस वैल्यू, ठीक है, ये मान लो इसकी है 1,000 रुपए, इसकी है 2,000 रुपए, तो टोटल हो गई आपकी 3,000 रुपए। तो अगर मान लो मैं कहता हूं सेल्स टैक्स 300 रुपए का है, नहीं, तो ये इनवाइस वैल्यू यानी 100 रुपए 200 रुपए के हिसाब से बटेगा, यानी 1:2 के रेशो में बटेगा, ये बटेगा 1:2 के रेशो में, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो फ्रेट है, ठीक है, मान लो मैंने ए खरीदा मान लो मैंने 10 किलो, ठीक है, और बी खरीदा मैंने 40 किलोग्राम, नहीं, अच्छा नहीं, और कम लेते हैं, ए खरीदा मैंने 40 किलोग्राम और बी खरीदा मैंने 10 किलोग्राम,
ठीक है, और फ्रेट मैंने दिया 500 रुपए का, 50 रुपए का, तो 50 किलोग्राम पर 50 रुपए, ठीक है, तो 40 किलोग्राम पर 40, 50 किलोग्राम पर 10, ये बटेगा 4:1 के रेशियो में। और ऑक्टेरी कोई भी होगा, चुंगी वगैरह, ये नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम? इफेक्टिव क्वांटिटी। ये कैसे निकालोगे? जितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी है, जितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी है, जितनी भी क्वांटिटी आपने परचेज करी है, राइट, माइनस कोई शॉर्टेज अगर हो गई रास्ते में तो वो माइनस हो जाएगी, नहीं, और कई बार ये नेट परचेज, कई बार हम ये मान के चलते हैं यार इतना तो लॉस होगा ही होगा, एक प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर फर्दर लॉस, डेटोरिएशन, कि भाई ये इतना तो लॉस होना ही होना है, तो ये कहलाता है नेट इफेक्टिव क्वांटिटी। नेट इफेक्टिव क्वांटिटी इस रेशो में बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, और कॉस्ट निकालनी हो तो ये भी ध्यान रखना, नेट कॉस्ट जो आती है फाइनल, ठीक है, वो हमेशा डिवाइड कर देते हैं हम इफेक्टिव क्वांटिटी से, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है, ठीक है। चलो, इसको हम स्टॉक रेट भी कहते हैं, ओके। चलो, हाँ जी, अब इसको नोट कर लो।